हेलो दोस्तों, एटीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 दो भाग में कंप्लीट किया गया है, जो इस यूट्यूब चैनल पर है, आप इसे देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 2 का भाग नंबर 1 भी अपलोड हो चुका है, जिसे आप देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। और चैप्टर नंबर 2 का दूसरा भाग आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुववृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं, जिनका नाम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। दोस्तों, आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ। और इसके बाद दक्षिणी दिशा में दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री आप यहाँ देख सकते हैं 23.5 डिग्री। दोस्तों, तीसरा नंबर विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर। विषुववृत्त के जो देख सकते हैं आप 66.5 डिग्री उत्तर, तो यहाँ है बिल्कुल, ये पोल की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं। उत्तरी शीत कटिबंध 66 डिग्री उत्तर लिखा हुआ है। इसी में आप देख सकते हैं विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी वृत्त के पास, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं ये 4 और भी हैं, जिन्हें हम लोग अभी देखें। इसके बाद पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य में वर्षों में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आता है। जैसे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बता रहा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। उष्णकटिबंध किसे कहा जाता है, एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। सूर्य की किरण तिरछी होने के कारण यहाँ तापमान जो है मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्यों रहता है, तो सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पड़ती है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त
एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज की से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें एक टॉर्च की सहायता से एक कागज पे प्रकाश मारा गया है, इसे हम लोग देख सकते हैं। टॉर्च को माने तो सूर्य है और ये पृथ्वी को संकेतित करता है, हम लोग समझ सकते हैं। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। इसी तरह तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। सूर्य का यहाँ सेम इसी प्रकार का काम होता है दोस्तों। अब देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टांगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 200 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। प्रशांत महासागर में दोनों स्थित हैं, टांगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। दोनों 200 डिग्री पर दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामयोतर कहते हैं। इसे देशांतरीय यामयोतर किसे कहते हैं एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामयोतर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। उनके बीच के दूरी को देशांतर के अंतरों में मापा जाता है, अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटेगी तथा ध्रुवों पर पहुंचते ही इनकी दूरी शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामयोतर आपस में मिलती हैं। आप देख सकते हैं उत्तर ध्रुव यहाँ है 120 डिग्री 150 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री, यहाँ पे जो इसकी दूरी है बिल्कुल शून्य हो जाती है और ये देशांतर का चित्र है दोस्तों। अक्षांश रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरीय यामयोतरों की लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई की अगर बात हम करें तो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संस्थाओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामयोतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामयोतर को प्रमुख यामयोतर कहते हैं। प्रमुख यामयोतर की जो दिशा है वो ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामयोतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इसे यामयोतर को प्रमुख यामयोतर कहा जाता है। इसका मान यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामयोतर तथा 180 डिग्री यामयोतर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इन्हें पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करने वाली जो रेखा यामयोतर रेखा है वो 180 डिग्री यामयोतर से मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे
पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का आसानी से पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। असम का धुबरी जो जगह है, उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। आओ कुछ करके सीखें। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर लीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त लीजिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। जैसे 2.7 में आप देखेंगे 2.7 यहाँ है, 2.7 यहाँ है, इसे आप देख लीजिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, अंग अक्षर से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीनिच यहाँ है, पीछे आगे ग्रीनलैंड, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। हमारा देश भारत कहाँ स्थित है तो देखिए यहाँ स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करेंगे हम लोग। देशांतर और समय के बारे में हम लोग जानेंगे। देशांतर समय को कैसे परिभाषित करता है, इंडिकेट करता है। तो समय को मापन का सबसे अच्छा साधन अगर पृथ्वी पर चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। जैसे 2.8 में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ इंडिकेट कर रहा है। क, ख, ग, घ से आप करके देख सकते हैं। तो पश्चिम में होगा, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर में की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी की जो घूमने की जो दर है 360 डिग्री, वो 24 घंटा लगाता है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी 15 गुना 4 करेंगे तो हम मानक समय क्यों मनाते हैं।
अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री 30 पूर्व का मान याम्योत्तर कहा गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पूरे देश का मानक समय किसे माना जाता है? तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री और 30 अपोजिट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना जाता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कि 68.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व 3 समांतर रेखा खींचा गया है, जिसमें 68 डिग्री तथा 97 डिग्री पूर्व के बीच में भारत का नक्शा खींचा गया है और भारत को 82.5 डिग्री पूर्व में बीच से एक रेखा खींचा गया है। इसी मानक याम्योत्तर रेखा को भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच 7:30 बजे शाम शुरू होगा तथा देर रात्रि समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर कितना है? तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसका कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी के एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी को 2 भाग में भी कैप्चर कर चुके हैं। आज ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। आप जो भी नहीं देखे होंगे, इस यूट्यूब चैनल पर सारा वीडियो है, आप उसे एक बार देख लेंगे और जल्दी रिव्यू भी कर सकेंगे उसे। किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए आपको एक बार अवश्य ही एनसीईआरटी को देखना होगा और बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि एनसीईआरटी का जो भी उसमें अंकित वर्ड्स है, जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं या जो भी तथ्य हैं, आंकड़े हैं, वो आप लोगों को सामने लाऊं और एनसीईआरटी को अच्छा से कवर अप कराऊं। इस चैप्टर को आप लोग अपने लिए हेल्पफुल बनाएं और पढ़ें। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए रहते हैं, इसको पढ़ने के बाद उसे आप बनाने का कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर मैं बनाऊंगा सबको कवर अप करने के दौरान एक लास्ट में क्विक रिवीजन भी दूंगा, जिससे आप लोग को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अगला दिन चैप्टर नंबर 3 को अपलोड करूँगा। आपसे लास्ट बार एक और रिक्वेस्ट है
कि जिन किसी भाई को अगर लगता हो कि वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आपको सहायता करती है तो सब्सक्राइब चैनल को भी करेंगे और लाइक वीडियो को भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भी पहुंचाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।